So we have completed the assessment part. Then we have completed person, that includes an individual, an HUF, then a company, firm, association or body of individual or local authority. Every artificial and juridical person में जो लोग human की category में नहीं आएंगे, वो लोग like God and Goddess इसमें आते हैं. फिर उसके अलावा भी कई सारे जो सेपरेट एक्ट के थ्रू आते हैं. पहले इसके अंदर मैंने देखा था कि पहले LIC इस कैटेगरी में उन्होंने डाला था, बट नाउ दे आर कंसीडरिंग इट एज अ कंपनी. सो व्हेन इट इज LIC यू विल कंसीडर इट एज अ कंपनी. ओके, सो एक डाउट रह गया था कल का, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया रिलेटेड टू LIC. ओके, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी. ओके, बैंक भी आपका कंपनीज में ही आएगा, आप वहीं पे उसको बाइफरकेट करेंगे. ओके, उसके अलावा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आपका आ सकता है कोई ऐसे मंदिर वगैरह का नाम आ सकता है आपको वहां पर, या फिर कुछ ये अपना यूनिवर्सिटीज आती है इसके अंदर एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन में. ठीक है, सो जो बाकी कैटेगरी में नहीं आएंगे, दिस इज द रेसिजुअल. हाँ, रेसिजुअल हेड जो आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह इसमें ले सकते हैं, जो एक सेपरेट एक्ट के थ्रू आती है. ठीक है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होती, या तो कुछ सेपरेट एक्ट के थ्रू आती है, या फिर अबव किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सीन and two illustrations we have done on this part, that is for the definition of person, and we will move later. This is not the part of your syllabus, but you should understand this, that your fourth digit of your PAN number is the classification of person only. If you are individual, it will be P, that is person. Okay, F is for partnership firm, that is firm. C is for company, H is for Hindu undivided family, A is for association of person, T is for trust, B is body of individual. Then, okay, I did not teach you one thing, how you will classify trust. Trust किस में आता है बेटा? ट्रस्ट कौन सी आपकी कैटेगरी में आता है? जो मैंने अभी इधर ऊपर बताया है, इसमें से ट्रस्ट क्या है, आपको क्या लगता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. वेरी गुड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन रहेगा, करेक्ट. ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए आपने देख लिया ऑलरेडी. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए बी लेटर यूज होता है, लोकल अथॉरिटी L, J इज फॉर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, G इज फॉर गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ गवर्नमेंट इज, अगर आप किसी में इसमें से पुट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एक तो लोकल अथॉरिटी में आता है. ठीक है, अगर उसको लोकल डिसीजन लेने का राइट है तो, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी में नहीं आता, गवर्नमेंट कंपनीज में भी आ सकता है. ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज में भी आ सकता है. सो अब वो डिपेंड करता है कि उसका क्या कैटेगरी है. बट योर फोर्थ लेटर डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. And I just want to know if you know about the fifth letter of your PAN number. किसी ने नोट किया है कभी कि उसका उनका PAN नंबर का फिफ्थ लेटर क्या है और क्या डिस्क्राइब करता है वो? वैसे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, हम लोग को पार्ट डिस्कस करना चाहिए इसके ऊपर या नहीं, आई डोंट नो, बट जस्ट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस. द फिफ्थ लेटर आप देखेंगे आपके PAN नंबर का, तो आपका सरनेम होता है एक्चुअली. ठीक है, सो आप चेक करेंगे, आपको समझेगा कि आपका सरनेम उन्होंने क्या कंसीडर किया है, तो सरनेम का वो लेटर होता है. ठीक है, सो जिनको पैन नंबर इजीली याद नहीं होता है तो इस तरह से याद कर सकते सर हैं. मेरा के है सर. के है तो उन्होंने आपका जो सरनेम है उसको कुमार लिया हुआ है. ठीक है, यस. और मेरा भी एक्चुअली जे है, तो आपको पता है मेरा फर्स्ट नेम जे है, तो उन्होंने फर्स्ट नेम मेरा मोहम्मद लिया हुआ है, तो मेरा जो फिफ्थ लेटर है वो जे है. सो जो आप सरनेम देंगे, जिनका सरनेम प्रॉपरली रिटर्न होता है, तो आई थिंक तुम्हारा भी अनीश कुमार ही है, तो उन्होंने अनीश एज अ फर्स्ट नेम लिया है और कुमार एज अ सरनेम लिया. ठीक है, तो इस तरह से होता है. तो जब हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते कि सरनेम क्या है, तो वो उसमें से किसी एक चीज को सरनेम कंसिडर करके वो उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं. जिनका प्रॉपर है सरनेम उनको दिखेगा कि फिफ्थ लेटर उनका सरनेम ही होगा. बाकी के सारे नंबर, ये पहले के 3 अल्फाबेट्स होते हैं और बाकी के नंबर्स होते हैं, और वो किस
आप कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन में सिलेक्ट होते हैं वो नहीं बता सकते, बट इन सारे डिजिट्स, इन सारे अल्फाबेट्स का जो एक नंबर कॉम्बिनेशन होता है लास्ट का लेटर होता है, ठीक है, वो अपन को जानने की जरूरत नहीं, बट एज अ पर्सन आप 2 डिजिट जो है वो हमेशा याद रख सकते हैं। एक फोर्थ जो है वो आपका पी होगा हमेशा, अगर आप पर्सन हो, इंडिविजुअल हो तो, और जो फिफ्थ होगा वो आपका क्या होगा, कभी भी आपका सरनेम होगा, ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 की बात करते हैं, दैट इज इनकम. So definition of income is inclusive and it includes definition of income includes profits and gains, dividend, salary, wages, perquisites, any legal income जो भी है आपकी. This is inclusive definition and it is already given, and you know about inclusive definition, it will give you so many examples. Okay, so many examples, and now we will be talking about certain incomes which you have not heard of. ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स यू ऑलरेडी नो. प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए जनरली यूज होता है, गेन्स इज फॉर प्रोफेशन जो हम लोग यूज करते हैं, बट प्रॉफिट एंड गेन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, ठीक है. डिविडेंड यू ऑलरेडी नो. डिविडेंड के बारे में बताओ, डिविडेंड किस पे मिलता है बेटा? चलो, Shares. शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता Shares. है. वेरी गुड. नाउ आई वांट टू नो on which share you get dividend. Equity. Preference share. Equity share. हाँ, तो यू आर क्लियर नाउ कि डिविडेंड जो है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे जो मिलता है उसको डिविडेंड ही बोलते हैं. आपको पता है इक्विटी का डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, और प्रेफरेंस का जो होता है वो फिक्स्ड होता है. Fixed होता है सर. हाँ, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर या ओनर दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है. ओके, सैलरी यू ऑलरेडी नो. वेजेस ये आपको पता है. परक्यूजिट सुना है क्या किसी ने कभी? पर्क्स या परक्यूजिट सुना है क्या? बहुत टेक्निकल टर्म है ये. Yes sir. क्या होता है परक्यूजिट बेटा? Terms and conditions. टर्म्स एंड कंडीशन बोला किसी ने, और किसी को कुछ आइडिया है परक्यूजिट्स के बारे में? ओके, यहाँ पे पर्क्स का या परक्यूजिट्स का मतलब होता है जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं. तो जब एम्प्लॉय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज सप्लाई करके देता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको कार मिल गई, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अलाउंसेस. हाँ, परक्यूजिट जो होता है कैश में नहीं मिलता आपको. एम्प्लॉयर ऐसा नहीं बोलेगा लो पैसे और जाओ कार खरीद लो, ऐसा नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक दिस. परक्यूजिट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इन नॉन कैश फॉर्म. ओके, लाइक कार मिल गया आपको, लैपटॉप मिल गया आपको, ठीक है. सो वेदर इट इज टैक्सेबल, यस इट इज टैक्सेबल एज अ सैलरी, ठीक है, सैलरी में इट इज टैक्सेबल. और इसके एग्जांपल्स में वो चीजें नहीं आएंगी. फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस में लैपटॉप मिला, ऑफिशियल वर्क के लिए मिला, सो दैट इज नॉट परक्यूजिट. इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी पर्सनल टास्क on that particular asset or on that particular thing, or if you are not able to derive any personal benefit out of it, it will not be called as perquisites. So उसके अंदर आपका पर्सनल जो होना चाहिए, बेनिफिट उसके अंदर होना चाहिए. So मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है. अगर आपको मैंने एक मोबाइल फोन दिया है तो परक्यूजिट है क्या? Yes sir. Yes. Yes, It sir. for Yes. personal. ओके, अगर मैंने आपको बोला कि उससे सिर्फ आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, आप बताइए परक्यूजिट है No क्या? sir. नो. No, No. sir. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू अ कार. देखो कितना अच्छा लेक्चर है जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, ठीक है. आपको कार मिलेगी, अभी आपको मोबाइल फोन मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, ठीक है. एक वाईफाई चाहिए, बस मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, एक जगह बैठ गए, खत्म. चार्जर, मोबाइल और वाईफाई, ठीक है. ओके, आपको कार मिली है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आप यहाँ से घर, घर से ऑफिस आएंगे. इज इट परक्यूजिट? No sir. No, sir. It will be perquisite when you are able to derive personal benefit. अगर आप personal benefit derive कर पा रहे हैं तो that will be perquisite. मतलब आप उसके अलावा कहीं personal trip ले लो तो आपका हो जाएगा. एक और एक एग्जांपल मैं आपको परक्यूजिट का बताता हूँ. आपको मैं भेज रहा हूँ टूर पे, ठीक है, आप मनाली घूम कर आइए, परक्यूजिट है क्या? Yes sir. Yes, sir. मतलब परक्यूजिट Yes, sir. घूमना, घूमना कोई परक्यूजिट नहीं है. अगर मैं अपना ही कैश लगा रहा तो उसमें परक्यूजिट क्या है?
एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं एम्प्लॉयर हूँ तुम्हारा और मैंने आपको बोला कि जाओ फ्री में मनाली घूम कर आओ, तब तो परक्विजिट है ना। ठीक है, आप अपना कैश लगाएंगे तब कैसे परक्विजिट हो सकता है। ठीक है, परक्विजिट मतलब एम्प्लॉयर जो है बेनिफिट पास करना चाहिए, नॉन कैश बेनिफिट पास करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको बोलता हूँ आप मनाली जाइए। ठीक है, वहां पे एक मीटिंग है, आपको मीटिंग अटेंड करना और चुपचाप वापस आ जाना है। ठीक है, नाउ टेल मी, इज इट परक्विजिट? No, No, sir. sir. No. So now you are able to differentiate between perquisite and other benefits. ठीक है, तो आपको मैं कैश रिइंबर्समेंट दे रहा हूँ ट्रिप का आपकी, लेकिन अगर उसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट है तो ही ऐसा सैलरी वो काउंट होगा, एज अ परक्विजिट काउंट होगा। एवरीथिंग इज नॉट एवरीथिंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश। अभी आपको जब जाते हो बिल्डिंग यूज करने मिलता है, 9 to 5 आप बिल्डिंग यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, आपका जिस तरह का भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप काफी उधर का कॉस्ट्यूम यूज करते हो, तो दीज आर नॉट परक्विजिट्स। आपको इससे कोई पर्सनल बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका और एग्जांपल्स अगर आपको मैं बताऊं, आपका एल आई सी है, आपका एल आई सी है पर्सनल। ठीक है, और एम्प्लॉयर उसका पेमेंट करता है, परक्विजिट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको बेनिफिट मिला, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है घर का, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर पे करता है या नहीं परक्विजिट? Yes, sir. Yes, sir. आपको Yes, फ्री sir. में, आपको फ्री में घर पर आपका कुक मिलता है। ठीक है, वॉचमैन आपको मिलता है, पूरा पेमेंट आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। इज इट परक्विजिट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now you are able to differentiate between perquisite and other benefits given by the employer. तो perquisite यहाँ पर इनकम तब होगा जब आप पर्सनल बेनिफिट उससे डिराइव कर पा रहे हैं। आपका लाइबिलिटी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो दैट इज perquisite, क्योंकि आपको उससे पर्सनल बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर नहीं पे करता तो आपको पे करना पड़ता, कुक की सैलरी, वॉचमैन की, आपका LIC, आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ perquisite। खैर, उसके बाद एनी इलीगल इनकम अराइजिंग to the assessing. Now you will say कि मैंने अगर आपको बोला है कि अनीश आपको मेरे लिए एक काम करना है, ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आपको किसी पर्टिकुलर बंदे का क्या करना है, आपको मर्डर कर देना। ठीक है, आप मर्डर करने गए, ठीक है, आपसे गोली चुभ गई, अब मारेंगे नहीं हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, हिंसा बोलते हैं कि अहिंसा बोलते हैं? अहिंसा ना, क्या बोलते हैं? Yes, sir. हाँ, सही वो हम लोग, हिंसा हाँ बोलेंगे सर। हाँ, मतलब पीस वाले बंदे हैं, तो नहीं लगी और बच गए, लेकिन मैंने आपको 10 लाख रुपीस दिए हैं। ठीक है, इलीगल है, इलीगल है कि नहीं बोलो? किसी को Yes, sir. अटेम्प्ट, मर्डर अटेम्प्ट करना भी तो इलीगल ही है ना। तो अब आप मुझे इसमें बताइए कि क्या ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा? Yes, sir. हाँ, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स perhaps it is although it is your legal part, but it also includes illegal incomes. ठीक है, so it is legal, but आपका illegal income भी इसके अंदर काउंट होगा। तो आप रॉबरी करो, ठीक है, आप लॉटरी खेलो, सारे इनकम, हम लोग को कुछ नहीं दिखता, हम लोग को इनकम दिखता है, वो लीगल होने दो, इलीगल होने दो। ठीक है, तो इतना ही था इसका कि इलीगल इनकम भी इनकम होते हैं। एनी इनकम दैट इज रिसीव्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स जो होता है वो तो सैलरी में आ ही जाता है। ठीक है, आपको हर मंथ सैलरी मिलती है, तो रेगुलर इंटरवल्स होता है। इरेगुलर इंटरवल्स, कभी असेट सोल्ड कर दिया, कभी कहीं से इनकम हो गया, कहीं से, मतलब जरूरी नहीं रेगुलर इनकम ही इनकम होता है, इरेगुलर इनकम भी इनकम हो सकता है। any taxable income that have been received from a source outside India, अगर आपको outside India से कुछ मिला है तो भी इनकम है। any benefit that can be measured in money, आप मनी में मेजर कर पाओ जिसको, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन अगर मनी में मेजर कर पाओ आप, अगर मैंने आपको क्या नाम है, एक पेंटिंग दे दी है, ठीक है, अब आप उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको मिला है उससे बेनिफिट, आप उसको मनी में कन्वर्ट करेंगे, अभी आप बोलेंगे सर वो तो पेंटिंग है, अब उसकी आप, वो तो अनमोल चीज है सर हमारे लिए, अभी उसमें आपका उसका मनी में कैसे कन्वर्ट करें? तो आपको पहले उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो आपको मार्केट वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता है कि पेंटिंग जो है वो 0 से लेके करोड़ तक के आपको पेंटिंग मिल जाएगी। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, बट यस यू कैन थ्रू मार्केट प्राइस आप क्या कर सकते हैं, उसका आप वैल्यू कर सकते हैं। एनी सब्सिडी और रिलीफ और रीइंबर्समेंट, सब्सिडी पता है आपको क्या होती है? अरे पता है सर, गैस पे मिलती है। Yes,
है ना। अभी तो इतना सर टर्म इतना कॉमन हो गया है। सर हाँ बोलो। ओके, अभी तो इतना टर्म एकदम कॉमन हो गया है, आप तो सब्सिडी जानते ही हैं। ठीक है, बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है सब्सिडी की वजह से, है ना। तो ये बेनिफिट जो है आपको गवर्नमेंट पास करती है, जरूरी नहीं सब्सिडी गवर्नमेंट ही थे। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, एनजीओ वगैरह भी आपको सब्सिडीज वगैरह देते हैं। ठीक है, सब्सिडी बिजनेस के टर्म्स में इसलिए यूज होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप एक्सपोर्ट पे यूज करते हो, तो एक्सपोर्ट पे कंट्री को फायदा होता है, आपको पता है। इंपोर्ट पे क्योंकि आप दूसरे अपने कंट्री में अपना पैसा जो है भेज रहे हैं, तो वो आपका लॉस है। जबकि एक्सपोर्ट में आपकी कंट्री में आपको पैसे, वो जो इंटरनेशनल जो आपका एक्सचेंज बेनिफिट मिलता है, वो एक्सपोर्ट की वजह से मिलता है। तो उस वजह से भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट भी कर सकती है, लोकल एनजीओ भी कर सकती है, मतलब कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ही सिर्फ सब्सिडी आपको पास कर सकती है। रिलीफ और सब्सिडी और रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि कुछ चीज मैं पे कर दूं। जैसे मैंने बोला था मैं मनाली जा रहा हूँ, कि सर ने बोला आपको कि मैं क्या करता हूँ, आपको आप इनकर कर दो, जो भी आपका टिकट एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है आप इनकर करो, मैं आपको वापस पे करूंगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट। अभी कुछ बच्चे जो थे, ठीक है, पता नहीं मुझे उन्होंने क्लेम लिया है कि नहीं। जब आप एक्टिविटीज के लिए जाते हो, कॉलेज की तरफ से जब एक्टिविटीज के लिए जाते हो, तब आपको एक्सपेंसेस करते हैं कुछ। ठीक है, जब आपको वापस मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट बोलते हैं। रीइंबर्समेंट जो है वो आपका इनकम नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस किया है, मुझे वापस मिल रहा है, तो वो मेरा इनकम नहीं है। करेक्ट, लेकिन कुछ केसेस में मैंने आपको बोला है कि रीइंबर्समेंट भी इनकम हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बेनिफिट मिला, आप पर्सनल बेनिफिट के लिए गए, मनाली घूमकर आए, उसके लिए अगर रीइंबर्समेंट मिला है तो वो आपके लिए क्या है, परक्विजिट में काउंट होता है। तो ऐसी जगह पे आपको क्या होगा, इनकम जो होगा वो टैक्सेबल होगा। अदरवाइज रीइंबर्समेंट इज नॉट एन इनकम। ठीक है, रीइंबर्समेंट कब इनकम होगा, जब आपको उधर से कुछ बेनिफिट पास होगा, तब आपके लिए होगा। गिफ्ट अगर आपको मिला है, ठीक है, गिफ्ट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स INR 50,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल या HUF को अगर कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, 50,000 का, बोलेंगे सर अगर किसी और को मिला है तो किसी और को मिला है तो वैसे भी टैक्सेबल है। ठीक है, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल और HUF के लिए लिमिट है कितना, 50,000 का। एक्सीडिंग 50,000 बोला है, तो एक्सीडिंग 50,000 का मतलब ये होता है कि 50,001 भी अगर हुआ तो कितना टैक्सेबल होगा पता है। आप 50,000 तक की गिफ्ट लोगे ना तो जीरो टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन अगर 50,001 लिया आपने, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, पूरा का पूरा 50,001 रुपीज होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, पूरा टैक्सेबल होगा। ऐसे नहीं कि 1 रुपीज जो एडिशनल है वो टैक्सेबल होने वाला है, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। 51,000 का गिफ्ट लिया, पूरा 51,000 टैक्सेबल है, उसमें आप 1,000 टैक्सेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान देना है 50,000 के ऊपर गिफ्ट नहीं लेना। ठीक है, और लेना भी है तो रिलेटिव वगैरह से लेना। रिलेटिव वगैरह से आप कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं, और रिलेटिव्स क्या होते हैं वो तो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो 50,000 से ऊपर गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है। सिर्फ दो जगह से आप गिफ्ट ले सकते हैं, एक अपने रिलेटिव से, और दूसरा अपनी शादी हो अगर आप, तो आप कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दो ही ओकेशंस पे, दो ही जगह पे आप क्या कर सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं। उसके अलावा गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन 50,000 या 50,000 से कम। 50,001 रुपी इज टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल। एनी प्राइज, अगर आपको कुछ प्राइज मिला है तो वो टैक्सेबल है। हाँ, प्राइस के भी कुछ क्राइटेरियाज है, गवर्नमेंट से मिला है तो ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होती, मैं आपको एग्जेम्पशन में सिखाऊंगा। बट प्राइज इज ऑल्सो एन इनकम। कैजुअल इनकम्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग एटसेट्रा, सारी चीजें तो आती ही हैं। कैजुअल इनकम का मतलब ही होता है कि आप जहाँ पर आपका विनिंग और जो विन और लूज जो होता है आपका जीतना और हारना जो होता है, वो वहाँ पे डिसाइडेड नहीं होता, कि मतलब पहले से पता नहीं होता आपको कि आप हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं। तो ऐसे इनकम को आप क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम बोलते हैं। जैसे आपने केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ केबीसी में गए आप। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, कैजुअल इनकम्स होती है। जो लॉटरी, विनिंग्स, हॉर्स रेसेस में आपको जो मिलती है, गैम्बलिंग जो है, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी कैजुअल इनकम में आती है। नाउ लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट इन दिस। कुछ चीज नहीं समझी हो आपको तो बता दो, और आपको एक और एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इनकम आएगा, हेड्स ऑफ इनकम आएगा,
तो इसमें से सारे हेड्स ऑफ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये सब कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सैलरी, वेजेस, परक्यूजिट आपको सैलरी में पता चलेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन, डिविडेंड वगैरह जो है बिजनेस में पता चलेगा। ठीक है, ये कैजुअल इनकम जो है आपको अदर सोर्सेस में पता चलेगा। सब सारी चीजें आपको पढ़ना वहीं पर है। गिफ्ट्स वगैरह जो है वो अदर सोर्सेस में वापस से आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, केसेस आपको पूरे नोट्स बना के मैंने रखा है, आपको सिर्फ फॉरवर्ड करूंगा उसको। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये सब चीजें आप डिटेल में सीखेंगे। सिर्फ इसमें टर्म्स आ गए थे तो मैंने आपको वो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। और भी इनकम होते हैं सर, बहुत सारे इनकम होते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप डिविडेंड हमेशा से थोड़ी ना था, ये टर्म डिविडेंड बाद में कभी तो भी आया होगा, जब शेयर्स आए होंगे तब डिविडेंड आया होगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी न्यू है, तो आपने ये डिविडेंड भी ऐड कर दिया, चलो डिविडेंड भी इनकम है। कल को आपको कुछ और लगता है कि बाबा ये भी इनकम है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको इनकम को क्या, ये डेफिनेशन को क्या रखा है आपने, इंक्लूसिव रखा है। इंक्लूसिव मतलब आप कुछ भी इसमें अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, दिस इज जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ इनकम। ठीक है, और अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप तो ये 2 या 3 पेज की डेफिनेशन है इनकम की। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, assessment year and previous year, क्योंकि we will be talking about throughout this semester and next semester about it, assessment year and previous year. So assessment year क्या होता है, जैसे कि assessment का मतलब हमने देखा था जहाँ पे कैलकुलेशन होता है, that is called assessment. तो जिस ईयर में आपका इनकम टैक्स होगा, जिस ईयर में आप टैक्स पेमेंट करेंगे, जिस ईयर में आप कैलकुलेशन करेंगे, that year is called assessment year. Assessment year is a period of 12 months commencing on 1st April and ending on 31st March of every year. ठीक है, starting on 1st April of one year and ending on 31st March of next year. It is the year in which the income of the previous year is taxed. ठीक है, तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है, टैक्सेबिलिटी होती है, कैलकुलेशन होता है. सो असेसी हैज अ टाइम. So for example, if you say the person will earn income in the year 1920, 1st April से लेके 31st March तक के 1920 में क्या करता है, इनकम को अर्न करता है. ठीक है, तो दैट ईयर विल बी कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर. और उस ईयर के ऊपर कैलकुलेशन कब स्टार्ट होगा, आपके नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा. तो इन 2020 द पर्सन विल बी कैलकुलेटिंग टैक्स, will be calculating income, will be calculating tax, will be filing return, everything will be done in the assessment year. Let me know अगर आपको कुछ डाउट है. प्रीवियस ईयर में आपको इनकम अर्न करना है, असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स पे करना है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि किसी का अगर प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर किसी का अगर 2021 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा. ठीक है, 21-22 sir. करेक्ट. तो प्रीवियस ईयर पहले आता है और असेसमेंट ईयर बाद में आता है. सी, असेसमेंट ईयर में क्लियरली लिखा है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. इसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं. असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये याद रखना है. लेकिन प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन ऐसी नहीं है. देखो डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीड्स द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर से पहले आने वाले ईयर को क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर बोला जाता है. ठीक है, तो इनकम टैक्स पे करने से पहले वाले ईयर में क्या होता है, आप इनकम अर्न करते हैं, उस ईयर को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर. So now the question comes, if it can be of 12 month or it can be less than 12 month. Yes, it can be less than 12 month. ठीक है, it can be equal to 12 month. इसीलिए डेफिनेशन में क्लियरली नहीं दिया है कि वो 12 मंथ्स का होता है. ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कैसे, तो हम बताएंगे आपको कैसे. अभी मैंने आपको बताया था एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जिस दिन बर्थ लेगा, ठीक है, उसी दिन से अर्न करेगा ना. कंडीशन क्या है प्रीवियस ईयर की, आपको इनकम अर्न करना है. ठीक है, सो इनकम अर्न करने के लिए अभी किसी का ऐसा डिसाइडेड थोड़ी ना होता है कि वो बंदा जो है वो 1st अप्रैल को ही डाउनलोड होगा, ऐसा तो नहीं है ना. वो पर्सन कभी भी बर्थ ले सकता है ना. तो अब इस केसेस में अब 1st अप्रैल को ना लेते हुए उसने बर्थ कब लिया है, 1st अगस्त को लिया है. ठीक है, और वो 1st अगस्त को जिसका बर्थ होता है वो वहां से भी क्या कर सकता है, इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकता है. कर सकता है कि नहीं, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक न्यू बॉर्न बेबी भी क्या कर सकता है, Yes, sir. इनकम करना स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर मतलब अगस्त से शुरू होना चाहिए या उसका 1st अप्रैल से शुरू होना चाहिए. ऑब्वियसली 1st अप्रैल से अगर आप शुरू करेंगे
तो कैसे उसका मतलब उस पीरियड में उसका कोई इनकम तो होगा नहीं, इनकम की बात ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो वो इनकम कब अर्न करना स्टार्ट करेगा, वो 1 अगस्त से इनकम अर्न करना स्टार्ट करेगा, तो तभी से उसका प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट होगा 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। अब 31 मार्च को आपका ईयर खत्म हो गया, लेकिन आपका असेसमेंट कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। तो असेसमेंट हमेशा 1 साल का पीरियड होता है, जबकि प्रीवियस ईयर जो है कैन बी लेस देन 12 मंथ, ठीक है। आपको समझा होगा। इसका दूसरा एग्जांपल है कंपनी का केस ले लो। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग कि क्या इज इट नेसेसरी दैट अ कंपनी विल बी रजिस्टर्ड ऑन 1 अप्रैल, वो 1 अप्रैल को ही रजिस्टर्ड होगी, ऐसा जरूरी है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, ठीक है। 1 अगस्त को हो सकती है, 1 अप्रैल को हो सकती है, और 1 जनवरी को हो सकती है, अगस्त में हो सकती है, कोई भी एक मंथ ले लो आप, किसी भी मंथ में वो क्या होगी, कंपनी रजिस्टर होगी। कैन कंपनी अर्न इनकम बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले भी क्या वो इनकम अर्न कर सकती है? बताइए, बोलो। Yes, sir. यस, sir. तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन खुद के नाम पे कर सकती है क्या? Yes, sir. आप कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले भी इनकम अर्न कर सकती है, कैसे आप बताओ चलो। Yes, sir. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि Sir. अर्न नहीं कर सकती, हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है, कंपनी कभी भी अपने नाम पर इनकम तभी अर्न कर सकती है जब वो रजिस्टर होगी, ठीक है। उससे पहले का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट काउंट नहीं होता है, उसका कैपिटल प्रॉफिट काउंट होता है, ठीक है। मतलब वो जो है उसको कहीं से मिला है, वन टाइम प्रॉफिट माना जाता है उसको, उसका रेवेन्यू प्रॉफिट उसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। सो एक कंपनी जो कि 1 अगस्त को रजिस्टर हुई है, वो उसका इनकम भी अर्न करना कब से स्टार्ट होगी, 1 अगस्त से ही होगी, खुद के नाम पे। उससे पहले अगर उसने अर्न किया है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में काउंट होता है, ठीक है। और एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं उसको, इस तरह कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई होता है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बिना आप कमेंस नहीं कर सकते बिजनेस, ठीक है, इलीगल हो जाएगा आपका बिजनेस। प्राइवेट में ऐसा नहीं, प्राइवेट में इनकॉर्पोरेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगल जो टर्म, आपका लीगल जो चीजें स्टार्ट होती है वो आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है, आप इनकम अर्न करना कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इनकम अर्न करना स्टार्ट, देखो एक जनरल पब्लिक के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो इनकम कभी भी अर्न करे, आप 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसका बर्थ ही नहीं हुआ हो 1 अप्रैल को, उसका लीगल प्रीवियस ईयर जो है वो कभी भी 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो कभी तो भी मिडिल में होगा, और वो एंड कभी भी कब होगा, 31 मार्च को। लेकिन असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा उसका, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, और उस ईयर के 31 मार्च पे एंड हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ, ये भी आपको याद रखना है। इन केस ऑफ न्यू कंपनी, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ, कैन बी लेस देन 12 मंथ means it can be equal to 12 month also. Generally it is 12 month, but it is not always true, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस ईयर में अगर आपका प्रीवियस ईयर 17-18 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 18-19। प्रीवियस ईयर 18-19 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20। या फिर आप उल्टा देख लो, 2022 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2021। 2021 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1920, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर क्या चार्ज होने वाला है, द आंसर इज इनकम टैक्स। किसका इनकम आप कैलकुलेट करने वाले, किसके इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी, सारे पर्सन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं, ठीक है। ऑन टोटल इनकम, किसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, टोटल इनकम के ऊपर। किस ईयर में इनकम अर्न करना है, अभी सिखाया, प्रीवियस ईयर में, Previous year, sir. हाँ। और रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, कहाँ पे कैलकुलेशन होगा, असेसमेंट ईयर में होगा, एट एनी, एट द रेट ऑफ, और रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मतलब जो आपका एवरी ईयर जो आपका बजट वगैरह आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एक्ट। Legal structure. हाँ, जो आता है उसको, उसके अंदर आपको रेट्स वगैरह दिए होते हैं, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आपके
असेसमेंट ईयर से पहले जो भी आपका आ जाता है उसका फर्स्ट पहले ही आ जाता है, आप उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाता है कि ये होगा, आप उसके हिसाब से अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट? क्योंकि नेक्स्ट इज जा ही नहीं रहा, नेक्स्ट नहीं जा रहा मतलब आपका पीपीटी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, यस लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं।